औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, today we are going to study गैल्वानोमीटर। और याद रखिए गैल्वानोमीटर जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये उस पर बेस्ड हैं। इस गैल्वानोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल वही टॉपिक है, ठीक है। तो व्हाट इज गैल्वानोमीटर? आप लोग जब पेपर में लिखते हैं तो इसी तरह ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। यू विल हैव टू राइट इन योर पेपर इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी नंबर 1 you will have to write down the definition, then basic principle, construction, theory and working, and then calibration या scaling का क्या मतलब है, ठीक है। तो what is galvanometer? Galvanometer is a device, it is a meter, it is a device by which we can detect the current in a circuit. याद रखिए galvanometer से we can measure the current, लेकिन small current, गैल्वानोमीटर से हम स्मॉल करंट मेजर कर सकते हैं, लार्ज करंट हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते, ये आखिर में हम पढ़ेंगे कि क्यों। लेकिन गैल्वानोमीटर इज बेसिकली अ करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वी कैन मेजर स्मॉल करंट बाय यूजिंग गैल्वानोमीटर, लेकिन लार्ज करंट जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो इन प्रिंसिपल galvanometer is basically a current detecting instrument. It is a current detector. What is galvanometer? A device by which we can detect the current in a circuit is called galvanometer. याद रखिए इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था ये वाला, ठीक है, torque acting on a current carrying coil placed in a uniform magnetic field। सही है, ये टॉपिक हमने पढ़ा था इफ यू रिमेंबर कि दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इसमें ये रेक्टेंगुलर कॉइल पड़ी है, ठीक है। और इफ यू सी द करंट इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल, तो इस साइड पर जो मैग्नेटिक फोर्स था दैट वाज आउट ऑफ द पेपर, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स था दैट वाज into the paper. So these two forces were forming a couple. तो याद रखिए इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि a current carrying coil placed in a uniform magnetic field is acted upon by a torque. A current carrying coil placed in a uniform magnetic field is acted upon by a torque. जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो a torque is acting on the coil। तो याद रखिए इसका बेसिक प्रिंसिपल ये वाला टॉपिक है, ठीक है। a current carrying coil placed in a uniform magnetic field is acted upon by a torque। कंस्ट्रक्शन में आप देखिए कंस्ट्रक्शन में ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। दिस इज अ हॉर्सशू मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल व्हिच कैरीज द करंट लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस। देखिए ये मैंने इस तरह बिल्कुल इस तरह बनाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये जो मैंने ब्लू से ड्रा किया है, दिस इज अ स्पेंडल, ठीक है। ये सीख पे स्पेंडल, जिसे स्पेंडल कहते हैं, दिस इज अ स्पेंडल। ये दो स्प्रिंग्स हैं, स्मॉल स्प्रिंग्स हैं, इनका क्या फंक्शन है वी विल स्टडी। और दरमियान में ये हमने एक आयरन सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है दिस इज एन आयरन सिलेंडर। इस आयरन सिलेंडर का इसमें क्या फंक्शन है तो वी विल स्टडी कि ये आयरन सिलेंडर हम क्यों प्लेस करते हैं। और इस पेंडल के साथ इधर एक नीडल है और ये नीडल इसके साथ वेल्डेड है
और ये जो स्पेंडल है ये इस काइल के साथ वेल्डेड है। इस डॉट का मतलब है कि ये फिट है, वेल्डेड है, यानी when the coil is rotating, the spindle is also rotating, the needle is also rotating। और ये हमारे पास स्केल है। देखिए एक हॉर्सशू मैग्नेट, rectangular coil, this is spindle, two springs, iron cylinder, needle और scale, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अच्छा देखो, इस टॉपिक में हमने पढ़ा था, देखिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और जिस डायरेक्शन में इससे करंट गुजर रहा है लाइक दिस, तब देखिए इसी तरह इससे भी करंट गुजर रहा है। तो अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, जिस तरह इस साइड पर मैग्नेटिक फोर्स आउट ऑफ द पेपर है, इस साइड पर मैग्नेटिक फोर्स इनटू द पेपर है, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल F sub m is equal to I into L क्रॉस B को अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो याद रखिए इधर जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज आउट ऑफ द पेपर और इधर जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज इनटू द पेपर। तो देखिए these two forces are forming a couple। अब देखिए ये फोर्स इसे इस तरह रोटेट कर रहा है और ये फोर्स भी इसे इस तरह, तो अब देखिए they form a couple and therefore this coil is rotating। when the coil is rotating the spindle is also rotating and when the spindle is rotating the needle is also rotating। और एक बात आप याद रखिए, ये जो स्पेंडल है ये इस काइल के साथ वेल्डेड है, इस आयरन सिलेंडर के साथ टच नहीं है, इसके दरमियान में से इस तरह गुजर जाती है, इसके अंदर होल है, उस होल में से ये स्पेंडल जो है वो निकल रही है। ठीक है, ये स्पेंडल इस सिलेंडर के साथ टच नहीं है, रिमेंबर। तो देखें फॉर एग्जांपल let us suppose ये है रेक्टेंगुलर काइल, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर काइल है और ये स्पेंडल है, ये है स्पेंडल सपोज। तो ये स्पेंडल इस काइल के साथ वेल्डेड है, ठीक है, दा यो सीखते ये इसके साथ वेल्डेड है और देखिए ये इसके साथ, अगर आप ऐसा करें देखिए ये नीडल है, ये नीडल इसके साथ वेल्डेड है। तो देखिए अगर इस साइड पर फोर्स जो है वो आउट ऑफ द पेपर है और यहाँ पर जो फोर्स है वो इनटू द पेपर है, सो दे फॉर्म अ कपल। तो ये काइल इस तरह रोटेट करती है। When the coil is rotating, the spindle is also rotating, the needle is also rotating। देखिए इधर अगर स्केल है तो इस स्केल के ऊपर ये नीडल इस तरह रोटेट करती है, ठीक है। सो now torque acting on a current carrying coil, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो टॉर्क बराबर है बीना cos alpha। and what is this alpha? This alpha is the angle between B and plane of the coil, ठीक है। मसलन ये हमारे पास काइल है, तो इस काइल का ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज इन द प्लेन ऑफ द काइल। तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के दरमियान एंगल क्या है? जीरो, अल्फा इज जीरो। अब अगर ये काइल रोटेट करके इधर आ जाती है तो नाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा इज 90। तो इस अल्फा का मतलब है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द काइल। अच्छा एक बात आप याद रखिए कि ये जो टॉर्क है इसे हम कहते हैं डिफ्लेक्टेंट टॉर्क। डिफ्लेक्टेंट टॉर्क का मतलब है कि इस काइल को डिफ्लेक्ट रोटेट कौन करता है? बी नॉट कॉस अल्फा, इज इट?
वेयर B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब है करंट, N means number of turns in the coil, A means area of the coil, alpha means the angle between B and plane of the coil. लेकिन एक बात आप याद रखिए, जो अल्फा है इसे हम जीरो रखना चाहते हैं। जीरो का मतलब है कि द मैग्नेटिक फील्ड शुड लाई इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। अगर अल्फा जीरो है, द टॉर्क विल बी कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, सो देयरफॉर इट इज रिटन लाइक दिस, दिस इज B I N A into cos 0. Cos 0 is 1, so the torque is maximum and constant, which is B. This is let equation number 1. ठीक है? देखो, if you remember, ये हमने हॉर्सशू मैग्नेट यूज किया है, यानी इसका ये साइड कनकेव है, ये भी कनकेव है। देखिए ये मैग्नेट इस तरह है, ठीक है, इस तरह है। तो इसका ये मतलब है कि अगर इधर कॉइल है और ये मैग्नेट इस तरह कनकेव है, तो इस कनकेवनेस का फायदा ये है कि अगर कॉइल इस पोजीशन में है तो फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब अगर ये कॉइल इस तरह रोटेट करती है तो अब देखिए यहां से जो लाइंस आ रही है दे आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये कॉइल इस तरह रोटेट करती है तो यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस आ रही है दे आर पैरेलल। इस कनकेवनेस का फायदा ये है, कनकेव शेप्ड मैग्नेट का फायदा ये है कि ड्यूरिंग क्वार्टर रोटेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइंस रिमेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। इसी वजह से इसमें हमने हॉर्सशू मैग्नेट यूज किया है, ठीक है। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर ये कॉइल है, ठीक है, इधर नीडल है, इधर स्केल है, तो ये कॉइल जब इस तरह रोटेशन करती है, इसे कहते हैं क्वार्टर रोटेशन। तो देखिए नीडल इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वार्टर रोटेशन के बाद अगर आप करंट यहां से रिमूव करें तो याद रखिए फिर ये कॉइल वापस किस तरह आ जाएगी। तो इसके लिए हमने यहां पर ये जो स्प्रिंग्स है ये यूज किए हैं, क्योंकि इन स्प्रिंग्स में व्हाट हैपेंस, इन स्प्रिंग्स में इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क इज स्टोर्ड अप। तो जब आप करंट को रिमूव करें तो इन स्प्रिंग्स के अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो इस कॉइल को वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ले आती है। तो दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब है इस कॉइल में अगर ये कॉइल की ओरिजिनल पोजीशन है तो ओरिजिनल पोजीशन के साथ ये देखें, ओरिजिनल पोजीशन के साथ ये कॉइल जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। देखिए दिस इज कॉल्ड थीटा। तो द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, या दिस द रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c मल्टीप्लाई बाय थीटा। ये हमारे पास है रिस्टोरिंग टॉर्क, एज इट याद रखें c theta can be written as restoring torque where c is equal to the restoring torque per unit deflection। याद रखिए कि जो c है it wholly solely depends upon the material of the spring। मसलन अगर ये स्प्रिंग नरम है तो आप देखिए थीटा ज्यादा होगा। देखिए स्प्रिंग अगर नरम है तो कॉइल इजीली रोटेट करेगी, तो थीटा ज्यादा होगा, यानी रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन कम होगा तो c का वैल्यू कम। अगर स्प्रिंग नरम है तो c का वैल्यू कम। अगर स्प्रिंग सख्त है, हार्ड स्प्रिंग है, तो फिर आप देखिए ज्यादा टॉर्क इसको थोड़ा सा रोटेट करेगा, मतलब थीटा कम होगा। थीटा जितना कम होगा c का वैल्यू ज्यादा होगा, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन। सही है।
तो प्लीज रिमेंबर, अगर थीटा ज्यादा है इसका मतलब है स्प्रिंग नरम है, सी का वैल्यू कम है। अगर थीटा कम है तो सी का वैल्यू ज्यादा। तो सी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी है। ठीक है, तो दिस इज लाइक इक्वेशन नंबर 3। और याद रखिए ये जो सी है इसे हम कहते हैं टॉर्शन या टॉर्जन कांस्टेंट, टॉर्शन कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा एक बात आप याद रखिए, आप लोग अगर गौर से देखें, अगर ये कायल है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन को बिल्कुल पैरेलल है, देखिए जब कायल इस तरह रोटेट करती है तो ये एंगल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, उसका कॉस कम हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से इस एंगल को हमने जीरो रखा है फॉर क्वार्टर रोटेशन, इसी वजह से जीरो रखा है कि क्वार्टर रोटेशन के अंदर, आप लोग गौर से सुने, क्वार्टर रोटेशन के अंदर ये कायल यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन करें। देखिए अगर इस पर टॉर्क बिल्कुल कांस्टेंट है तो इट विल गो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस नो एक्सेलरेशन, नो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर जीरो है, द नेट टॉर्क ऑन द कायल विल बी जीरो। और नेट टॉर्क जो है वो तब जीरो होगा अगर इस कायल पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड में बराबर हो, डायरेक्शन में ऑपोजिट, दे विल बैलेंस ईच अदर, दे विल कैंसिल ईच अदर, द नेट टॉर्क ऑन द कायल विल बी जीरो एंड देयरफॉर द कायल विल रोटेट विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। देखिए अगर ये कायल यूनिफॉर्मली हम रोटेट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह अरेंजमेंट ना करें, ये हॉर्स मैग्नेट कनकेव शेप यूज ना करें, तो फिर व्हाट विल हैपन, शुरू में ये कायल तेजी से रोटेट कर रहा है फिर स्लो, तो दिस इज ऑकवर्ड। इसी वजह से इसे हम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चाहते हैं। तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि टॉर्क बराबर है I into अल्फा। I means moment of inertia, अल्फा means angular acceleration। अब अगर देखें अल्फा बराबर है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा विल बी जीरो, अगर अल्फा जीरो है तो द नेट टॉर्क विल बी जीरो। नेट टॉर्क अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि अप्लाइड टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। तो याद रखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो। ठीक है, ये दोनों टॉर्क्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, दे विल बैलेंस ईच अदर, द नेट टॉर्क विल बी जीरो, देयरफॉर द कायल विल बी रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। Uniform angular velocity means angular acceleration will be zero, and therefore comparing these two, comparing equation number 1 and 2, शाबाश। comparing 1 and 2, तो देखें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है बीना और रिस्टोरिंग टॉर्क है सी थीटा। अगर आप यहां से करंट कैलकुलेट करें तो दिस विल बी सी डिवाइड बाय बी एन ए मल्टीप्लाइड बाय थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज लाइक इक्वेशन नंबर 4। याद रखिए C is constant, B is constant, N means number of turns constant, A is area of area of the coil which is constant, तो this factor is constant। इसी वजह से current is directly proportional to theta। ठीक है, current is directly proportional to theta। क्या मतलब है इसका, यानी अगर कायल ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करती है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब है ज्यादा करंट, और कम डिफ्लेक्शन का मतलब है कम करंट। ठीक है, अगर ये थीटा ज्यादा है तो इसका मतलब है करंट ज्यादा है,
अगर थीटा कम है तो करंट कम है। लेकिन याद रखें, a good galvanometer will be that, a sensitive galvanometer will be that which gives you more deflection for a small current। जो गैल्वानोमीटर स्मॉल करंट के लिए आपको ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करती है, that will be a good galvanometer। Therefore, the sensitivity of galvanometer depends upon the smallness of this factor। Sensitivity of galvanometer depends upon the smallness of this factor। ये फैक्टर जितना स्मॉल होगा तो याद रखिए गैल्वानोमीटर विल बी सेंसिटिव। ठीक है, अब किस तरह आप जरा देखिए, आप लोग देखिए हमारे पास करंट बराबर है दिस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। नाउ लुक इट, सपोज अगर आपके पास एक गैल्वानोमीटर है, उसके लिए ये फैक्टर सपोज 10 है और डिफ्लेक्शन 1 है, देखिए यानी 1 रेडियन है वगैरह, तो देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 10। यानी इसका ये मतलब है कि इस गैल्वानोमीटर को अगर आप 10 एम्पियर करंट सप्लाई करें तो इतना यानी 1 रेडियन डिफ्लेक्शन शो करता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करता है। देखिए ज्यादा करंट के लिए स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करता है। दिस इज नॉट अ गुड गैल्वानोमीटर, दिस इज नॉट अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, क्योंकि इस 10 को ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज की वजह से है, इस कांस्टेंट की वजह से है। दिस नॉट अ गुड गैल्वानोमीटर। लेकिन देखें सपोज अगर एक गैल्वानोमीटर है, इसका ये कांस्टेंट 5 है, डिफ्लेक्शन 2 रेडियन शो कर रहा है, तो इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। देखिए इसको अगर आप 10 एम्पियर करंट सप्लाई करें तो ये 2 रेडियन डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी ये गैल्वानोमीटर इस गैल्वानोमीटर से ज्यादा अच्छा है। और सपोज देयर इज अ गैल्वानोमीटर, अगर उसके लिए लेकर सपोज ये फैक्टर 2 है, ये कांस्टेंट, और ये डिफ्लेक्शन 5 रेडियन है, तो अगेन वी आर गेटिंग 10। इस गैल्वानोमीटर को आप 10 एम्पीयर करंट अप्लाई करें तो ये आपको 5 रेडियन डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और ये 10 एम्पीयर के लिए 1 रेडियन डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज अ गुड गैल्वानोमीटर, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, एंड दैट इज अ बैड गैल्वानोमीटर। तो याद रखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन द स्मॉलनेस ऑफ दिस फैक्टर। ये फैक्टर जितना भी आप स्मॉल कर सकते हैं तो गैल्वानोमीटर विल बिकम मोर एंड मोर सेंसिटिव, यानी दैट विल बी अ गुड गैल्वानोमीटर। आप उसको थोड़ा सा करंट भी सप्लाई करें, इट विल शो यू मोर डिफ्लेक्शन। देखें इट विल शो यू मोर डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल करंट provided if this constant is small। so sensitivity of galvanometer depends upon the smallness of this factor। अब क्वेश्चन ये है कि इस गैल्वानोमीटर यानी इस कांस्टेंट को हम स्मॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसे स्मॉल बना रहे हैं, तो गौर से देखो, मैथमेटिक्स हमें बता रही है, मैथमेटिक्स बता रही है कि ये सी आप जितना भी कम करें, इस सी के वैल्यू को, सी का क्या मतलब है, टॉर्शन कांस्टेंट या टॉर्जन कांस्टेंट, which wholly solely depends upon the material of the spring। और C का वैल्यू तब कम होगा when the spring is loose, soft spring है तो C का वैल्यू कम होगा। देखिए C का वैल्यू आप कम करें तो मैथमेटिक्स हमें बता रही है कि ये फैक्टर कम हो जाएगा, लेकिन याद रखिए फिजिक्स हमें बता रही है कि इस तरह ना करें, क्योंकि अगर C का वैल्यू कम है, ए स्प्रिंग नरम है, तो स्मॉल करंट भी इसे ज्यादा ट्विस्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप करंट रिमूव करें गैल्वानोमीटर से तो फिर ये कॉइल, ये नीडल इजीली वापस नहीं आ जाएगी। ठीक है, अगर आप C को स्मॉल रखें, मैथमेटिक्स सेज दिस फैक्टर विल बिकम स्मॉलर, लेकिन फिजिक्स सेज ना, क्योंकि C का वैल्यू आप कम करेंगे तो स्मॉल करंट इन स्प्रिंग्स को, ये जो स्प्रिंग्स हैं इनको ज्यादा ट्विस्ट करेगा, लेकिन जब आप करंट रिमूव करें
तो गैल्वानोमीटर की जो कॉइल है, जो नीडल है, दैट विल नॉट बी इजीली कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। और अगर आप सी के वैल्यू को ज्यादा ले ले, स्प्रिंग को सख्त ले ले, तो फिर आप देखिए ये फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो गैल्वानोमीटर विल नॉट बी सेंसिटिव, क्योंकि अगर स्प्रिंग सख्त है, हार्ड स्प्रिंग है, तो फिर ज्यादा करंट भी इसे ट्विस्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, ज्यादा करंट भी स्प्रिंग्स को ट्विस्ट नहीं कर सकेगा, तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखें इस सी को आप नॉर्मल रखें, सी को आप नॉर्मल, न बहुत ज्यादा और न बहुत ज्यादा कम, नॉर्मल। ये कौन कहती है? फिजिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स कहती है कि एरिया को आप ज्यादा करें तो ये फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सेज कि इस एरिया को आप ज्यादा करेंगे तो ये फैक्टर कम हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स कहती है ना, क्योंकि अगर आप एरिया ज्यादा करेंगे तो आप देखिए द कॉइल विल बिकम हेवी। देखिए एरिया अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉइल का एरिया बढ़ जाते हैं, तो इट विल बिकम हेवी, इट विल बिकम मैसिव। तो मैसिव कॉइल को, हेवी कॉइल को फिर स्मॉल करंट डिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगा, तो सेंसिटिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर जो मैथमेटिक्स से इस एरिया को ज्यादा करो ये फैक्टर कम हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स से ना, आप इस एरिया को नॉर्मल रखें। मैथमेटिक्स से आप नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करें तो ये फैक्टर कम हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स कहती है ना, क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो अगेन द कॉइल विल बिकम मैसिव, इट विल बिकम हेवी, और हेवी करंट को स्मॉल करंट, सॉरी हेवी कॉइल को स्मॉल करंट डिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगा। तो याद रखिए इस n को आप नॉर्मल रखें। ठीक है, फिजिक्स सेज कि C, A और N, इन तीनों को आप नॉर्मल रखें। ठीक है, तो कि मतलब दे भी चिन्ह सीख सोजी और ना कबाब अफ्रीका में तो ही कबाब वो चिन्ह सीख सोजी ना कबाब। ठीक है, C, N और A को आप इनको ज्यादा मतलब इनको नॉर्मल रखें। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिक्स कहती है कि B को आप ज्यादा करें तो ये फैक्टर कम हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स से आप इस B को जितना भी ज्यादा करेंगे तो ये फैक्टर कम हो जाएगा। फिजिक्स भी कहती है इसे ज्यादा करें, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो कंस्ट्रेंट ऑन B, आप B को जितना भी ज्यादा कर सकते हैं, इसे ज्यादा करें। इसी वजह से इस कॉइल के अंदर हमने क्या रखा है? ये आयरन सिलेंडर। देखिए इस कॉइल के अंदर हमने ये आयरन सिलेंडर रखा है। इस आयरन सिलेंडर का क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि आपको पता है आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जब आप आयरन को, सपोज दिस इज आयरन, आप इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, दिस इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब आप आयरन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो याद रखिए दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है इट इज मैग्नेटाइज्ड along the direction of the applied magnetic field। ओके, जब आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, फिजिक्स आप सॉलिड्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आप किसी आयरन मटेरियल को यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल बी मैग्नेटाइज्ड along the direction of the applied magnetic field, and magnetic field is a vector quantity. If you see ये magnetic field और ये magnetic field, they are parallel, so they are aided up together, and therefore the resultant magnetic field is becoming stronger and stronger. तो आयरन सिलेंडर का क्या फंक्शन है? आयरन सिलेंडर का फंक्शन इसमें ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जितना भी ज्यादा करेंगे तो याद रखिए ये फैक्टर स्मॉल हो जाएगा और सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर जो है वो बढ़ जाएगी। तो प्लीज रिमेंबर C, N और A, इनको आप नॉर्मल रखें, न बहुत ज्यादा कम, लेकिन B पर कोई कंस्ट्रेंट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है,
आप इस पी को जितना भी बढ़ा सकते हैं इसे बढ़ा लो तो ये फैक्टर कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर द galvanometer will become more and more sensitive. Now the last thing is calibration. We are coming to calibration. Calibration या scaling का मतलब ये है कि हमें कहां से पता चला कि 0 से लेकर 1 तक सपोज ये 1 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, मतलब हमें कैसे पता चला कि इतना गैप या इतना गैप या इतना गैप 1 एम्पियर या 2 एम्पियर या 3 एम्पियर वगैरह के बराबर कहां से पता चला? तो दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू कैलिब्रेशन. ठीक है, कैलिब्रेशन को कर रहे हैं. तो देखो the last step is calibration. कैलिब्रेशन में हम ऐसा करते हैं कि देखो करंट बराबर है C डिवाइड बाय B N A. ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय थीटा. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है. अच्छा देखो कैलिब्रेशन में ऐसा करते हैं कि सपोज अगर ये है काइल, दिस इज अ रेक्टेंगुलर काइल, और ये है वो स्पेंडल. लेकिन रिमेंबर दिस स्पेंडल, ये जो स्पेंडल है आप इसे जितना भी लाइट लेंगे तो दैट विल बी गुड. आप इसे जितना भी लाइट यानी स्मॉल ले सकते हैं, लाइट ले सकते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. और यहां पे क्या करते हैं, एक मिरर अटैच करते हैं. दिस इज अ मिरर, ये है मिरर, और ये है रेक्टेंगुलर काइल ऑफ दैट पर्टिकुलर galvanometer. और यहां पर हम एक स्केल लेते हैं. दिस इज अ स्केल. ठीक है, तो स्केल का मतलब है सपोज ये इसका सेंटर है, ये इसका सपोज सेंटर है, दिस इज 0, दिस इज at 1, this is 2, this is 3, this is 4, and similarly this is 1, this is 2, this is 3. याद रखिए ये जो स्केल है ये ट्रांसलूसेंट स्केल है. ट्रांसलूसेंट लफ्ज का मतलब है ऐसे मटेरियल को ट्रांसलूसेंट कहते हैं जिसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वहां पर चमक पैदा हो जाती है, शाइनिंग पैदा हो जाती है. ट्रांसलूसेंट स्केल क्यों लेते हैं? ताकि जहां पर लाइट फॉल करे वहां पर चमक पैदा हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि लाइट यहां पर फॉल कर रही है. ये ट्रांसलूसेंट स्केल है. ठीक है, ऐसे मटेरियल से बनाते हैं which is translucent, यानी whenever light is falling upon that particular material at a particular point, so there should be a shining, ताकि पता चले कि लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है. और याद रखिए सपोज दिस इज अ लाइट सोर्स. आप ऐसा करें कि ऐसा अरेंजमेंट करें, यानी इस काइल को, मिरर वगैरह, लाइट सोर्स को, स्केल को ऐसा अरेंज करने, एडजस्ट करने कि इफ नो करंट इज पासिंग थ्रू द काइल, तो यहां से अगर लाइट आ रही है और इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है तो याद रखिए दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड फॉलिंग अपॉन दिस जीरो. आप इस अरेंजमेंट को इस तरह एडजस्ट करें कि इफ नो करंट इज पासिंग थ्रू दिस काइल, तो यहां से लाइट आकर मिरर के ऊपर फॉल करके इधर आ जाती है. लाइट कहां पर फॉल कर रही है? 0 पर. अब यहां पर लाइट फॉल कर रही है तो क्या पैदा हो रही है? शाइनिंग. और ये शाइनिंग हमें बता रही है कि लाइट इज फॉलिंग हियर. देयरफॉर यू विल हैव टू टेक अ ट्रांसलूसेंट स्केल. लेकिन रिमेंबर व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द काइल,
फॉर एग्जांपल इससे करंट इज पासिंग लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी तरह। तो देखें ये साइड मैग्नेटिक फील्ड को अकॉर्डिंग टू दैट मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, तो इस पर फोर्स नहीं है, ये एंटी पैरेलल है, इस पर भी फोर्स नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, इस पर फोर्स मैक्सिमम है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल आउट ऑफ द पेपर है, इस पर भी मैक्सिमम है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इनटू द पेपर है। सो दीस टू फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल। और आप देखिए ये टॉर्क, ये जो काइल है इट विल रोटेट लाइक दिस। जब ये काइल रोटेट करती है, देखिए इस तरह रोटेट करती है, तो इसके साथ ये स्पेंडल दासी को सारा वेल्डेड दे दादी सारा वेल्डेड, ये स्पेंडल इसके साथ वेल्डेड है, तो ये स्पेंडल भी इस तरह रोटेट करती है, तो इसके साथ ये मिरर अटैच है, ये मिरर भी थोड़ा सा मूव करती है। तो अगर ये मिरर मूव करती है तो पहले लाइट जहां पर फॉल करती थी अब वहां पर फॉल नहीं करेंगी, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले था अब वो नहीं होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी मुख्तलिफ होगा। अब आप देखिए लाइट अगर आ रही है किसी और पॉइंट पे फॉल कर रही है, इधर फॉल कर रही है, तो देखिए इट इज लाइक दिस, सही है। अब आप देखिए पहले लाइट किधर फॉल करती थी, 0 पर, अब लाइट 0 पर फॉल नहीं कर रही है, 2 पर फॉल कर रही है। तो सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इस लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेंटीमीटर। कितने डिविजन्स कवर कर लिए, 2 सेंटीमीटर। तो एक बात आप याद रखिए कि पहले रीडिंग के लिए आप इस थीटा को कैलकुलेट करेंगे। मसलन ये काइल है, तो पहले रीडिंग के लिए आप तकलीफ करें और इसको कैलकुलेट करें। देखिए मसलन ये ओरिजिनल पोजीशन है और ये काइल इस तरह रोटेट करती है, तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट करें। ये जो एंगल है आप ये कैलकुलेट करें। लेट अस सपोज, मैं सपोज करता हूं कि ये एंगल 20 डिग्रीज है, तो इसका मतलब है कि 2 डिविजन्स 20 डिग्री एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब है एक डिवीजन कितने के बराबर होगा, 10 डिग्री के। और एक डिवीजन का बेसिकली मतलब है दिस इज 1 सेंटीमीटर सपोज। तो आप इधर जो स्केल बना रहे हैं ये भी आप 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन यानी 1 सेंटीमीटर 10 डिग्री एंगल के बराबर है। नाउ व्हाट टू डू, इस 10 डिग्री एंगल को आप डिग्री से चेंज करके रेडियन में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर थीटा का जो यूनिट है वो रेडियन है। इस सिस्टम में एंगल का यूनिट रेडियन है, तो आप इस डिग्री को इस एंगल को डिग्री से कन्वर्ट करके रेडियन में कन्वर्ट करो। देखिए रेडियन, इसे रेडियन में कन्वर्ट करो और इधर देखो हमारे पास सपोज ये करंट आ रहा है, देखिए दिस कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड बाय ये एंगल 10 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करिए, इधर लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। लेट अस सपोज हमारे पास अगर 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इसका मतलब है एक डिवीजन 1 एम्पियर के बराबर है। अगर ये 1 एम्पियर नहीं आ रहा, सपोज 2 एम्पियर आ रहा है, तो 1 डिवीजन 2 एम्पियर के बराबर है। या सपोज ये आ रहा है 4 एम्पियर, तो इसका मतलब है ये 4 एम्पियर के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 0 और ये 1 सेंटीमीटर है, इस स्केल पर ये डिवीजन 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आप 1 सेंटीमीटर बना लें। अब अगर ये करंट यानी ये एक डिवीजन 1 एम्पियर के बराबर आ रही है, तो इधर 1 लिखो। अगर ये 1 नहीं है, सपोज ये 2 है, तो इधर 2 लिखो। इसका मतलब है कि 0 से यहां तक यानी ये एक डिवीजन 2 एम्पियर करंट के बराबर है। तो आप ऐसा करें, इसे खुद डिवाइड करो, दरमियान में एक और डिवीजन, एक और लाइन ड्रॉ करो। तो सपोज अगर यहां से लेकर यहां तक ये 2 एम्पियर है, तो दिस विल बी 1 एम्पियर, ठीक है। और अगर ये इस तरह है, लेट अस सपोज ये है 0 और ये एक डिवीजन 4 एम्पियर के बराबर है, यहाँ पर 4 लिखो। अब यहाँ पर आप देखिए एक दरमियान में डिवीजन ड्रा करें, दिस विल बी 2 एम्पियर।
इट इज वेरी सिंपल। तो एक रीडिंग के लिए आप थीटा कैलकुलेट करें, उस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो, इस कांस्टेंट और थीटा के वैल्यूज को यहाँ पर पुट करो, तो आप लोगों के पास एक डिवीजन जो है एक पार्टिकुलर करंट के बराबर आ जाएगा। फिर आप अकॉर्डिंग टू दैट वन डिवीजन आप कैलिब्रेशन करें, स्केलिंग करें, ठीक है। अगर 1 एम्पीयर के बराबर है तो इधर 1 लिखो, 2 एम्पीयर है तो 2 लिखो, 3 के बराबर है तो 3 लिखो, व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।